हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईसीएस प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन। क्या होता है वन नेशन वन इलेक्शन? क्या इंडिया में साइमल्टेनियसली इलेक्शन कराना पॉसिबल है या फिर नहीं है? और जो अभी गवर्नमेंट ने सेटअप करी थी हाई लेवल कमेटी, जिसको हेड किया था फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी, उनके क्या रिकमेंडेशन आए हैं और साइमल्टेनियसली इलेक्शन कराने के लिए क्या क्या चेंजेस आएंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और हमारे जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, और इसके साइमल्टेनियसली इलेक्शन कराने के प्रोस और कॉन्स क्या हैं, ये हम सब जानेंगे। क्लियर? चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है। तो दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब होता है कि साइमल्टेनियसली इलेक्शन कराना इन लोकसभा एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मैंने क्या बोला कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब होता है कि जब हम एक ही डेट पर एक ही दिन लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन कराते हैं, दैट इज कॉल्ड वी कैन से वन नेशन वन इलेक्शन। क्लियर? आप जानते हो कि हमारे इंडिया में कभी लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, किसी साल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं। जैसे आप जानते हो कि अभी जम्मू कश्मीर के इलेक्शन चल रहे हैं। क्लियर? हरियाणा में भी इलेक्शन होने वाले हैं, और महाराष्ट्र में भी इलेक्शन होने वाले हैं, और झारखंड में भी इलेक्शन होने वाले हैं। तो कितने सारे इलेक्शन हैं। इवन अगर साइमल्टेनियसली इलेक्शन प्रपोज हो गया हमारे इंडिया में, तो एक ही दिन एक ही साल सारे इलेक्शन हो जाएंगे, चाहे वो स्टेट हो चाहे सेंटर हो। तो इसके लिए यही कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। क्लियर? तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे, जब साइमल्टेनियसली इलेक्शन कराए जाते हैं सेंटर एज वेल एज स्टेट ऑन सेम डेट एट सेम ईयर, दैट इज कॉल्ड अ वन नेशन वन इलेक्शन। क्लियर? चलते अपन आगे। देखो दोस्तों, अब इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई, सबसे मेन क्वेश्चन बनता है कि इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई। तो दोस्तों, आप जानते हो कि हमारा देश आज़ाद अगस्त 1947 में देश आज़ाद हुआ था, और हमारे देश आज़ाद होने के साथ साथ 1951 टू 1952 तक इलेक्शन चले थे। एक साल तक इलेक्शन चले थे। मैं डेट बता देता हूं कि 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक एक साल इलेक्शन चले थे। तो हम बोल सकते हैं ये इंडिया का फर्स्ट इलेक्शन था। वी कैन से उस टाइम क्या था, वन नेशन वन इलेक्शन ऑटोमेटिकली था। क्या है, हमें कुछ प्रपोज नहीं करना, ऑटोमेटिकली पहला इलेक्शन था सारी स्टेट में, सेंटर में। पर ये मामला चलता रहा सिर्फ ओनली 1967 तक। 1967 के बाद 1968 और 69 में कई सारी स्टेट की गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दी गई, डिसॉल्व हो गई। तो क्या हुआ कि जो साइमल्टेनियसली इलेक्शन का कंसेप्ट था वो डिसरप्ट हो गया। क्या हो गया? डिसरप्ट हो गया। और फिर डेट चेंज हो गई, ईयर चेंज हो गया। सेंटर में कभी और इलेक्शन होने लगे और स्टेट में कभी और इलेक्शन होने लगे। और ये साइमल्टेनियस इलेक्शन फिर कभी प्रपोज वीकेंड से वापस नहीं आया। इतने साल हो गए देश को आज़ाद हुए कि साइमल्टेनियस इलेक्शन सिर्फ ओनली 1967 तक ही चलता रहा। इसके बाद कभी भी साइमल्टेनियस इलेक्शन नहीं हुए, क्योंकि आप जानते हो कि कभी इस स्टेट में होते हैं इलेक्शन, कभी इस स्टेट में होते हैं। तो 2014 में नरेंद्र मोदी बीजेपी की गवर्नमेंट आई। किसकी गवर्नमेंट आई? बीजेपी गवर्नमेंट आई, जिसमें एक मैनिफेस्टो में बीजेपी ने बोला कि हम साइमल्टेनियसली इलेक्शन प्रपोज करेंगे। क्या करेंगे? साइमल्टेनियसली इलेक्शन प्रपोज करेंगे, जिसमें सारे नेशन में एक ही दिन एक ही ईयर के दिन इलेक्शन होंगे, सेंटर में एज वेल एज स्टेट में। और ये प्लान को आए हुए वीकेंड से प्रपोज करे हुए 10 साल हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? 10 साल हो चुके हैं, पर इसका कोई भी एजेंडा नहीं आया है। और इवन 2023 में जब इसको सरफेस पर लाना था, तो नरेंद्र मोदी साहब, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने एक कमेटी सेटअप करी अंडर हेडेड बाई फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी। अब उनके क्या रिकमेंडेशन आए हैं और ये क्या है, क्या प्रपोज हो पाएगा हमारे इंडिया में कि नहीं हो पाएगा, और क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं साइमल्टेनियसली इलेक्शन से। क्लियर? तो देखते हैं अपन आगे क्या है। स्टार्टिंग मैंने बता दी। देखो, इसके साथ साथ एक बार 2018 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का भी रिकमेंडेशन आया था। क्या आया था? लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का भी रिकमेंडेशन आया था। उन्होंने बोला था कि इंडिया के अंदर भी साइमल्टेनियसली इलेक्शन होना चाहिए,
और वो स्टार्टिंग कहाँ से, पंचायत से लेकर लोकसभा के अंदर होना चाहिए विद इन 1 ईयर। तो जो लॉ कमीशन 2018 में एक रिकमेंडेशन दिया लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने कि इंडिया के अंदर 1 साल के अंदर, वी कैन से इंडिया के अंदर 1 साल में ही विद इन 1 ईयर के अंदर पंचायत से लेकर लोकसभा तक के इलेक्शन कंडक्ट हो जाना चाहिए। ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इन 2018 में भी उनने कहा था। क्लियर। देन आफ्टर इसके बाद क्या है कि इसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या है अपन को क्या क्या चेंजेस करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली इलेक्शन प्रपोज करने के लिए। तो इसमें कई सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ रामनाथ कोविंद जी। उन्होंने बोला है कि 18 कम से कम नियरली हमें 18 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चाहिए, तब हम साइमल्टेनियसली इलेक्शन हम इंडिया में करा सकते हैं। इसी के साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में भी चेंजेस चाहिए, समझ रहे होंगे। और देन आफ्टर रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा, रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी चेंजेस चाहिए। और इसके साथ साथ 50% ऑफ द स्टेट इन इंडिया इस लॉ को बिल को रेटिफाई करना चाहिए, तभी हम साइमल्टेनियसली इलेक्शन करा सकते हैं। अब हम आगे समझेंगे कि जो रामनाथ कोविंद जी की कमेटी, हाई लेवल कमेटी सेटअप हुई थी, उनके रिकमेंडेशन क्या हैं, कैसे साइमल्टेनियस इलेक्शन इंडिया में कराया जाएगा। क्लियर। तो देखो दोस्तों, पहले तो हम समझते हैं, मैंने आपको बताया कि 18 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कम से कम चाहिए और स्टेट को कम से कम रेटिफाई करना चाहिए अमेंडमेंट टू आर्टिकल 324A। देखो दोस्तों, पहले तो हमें समझना चाहिए कि अमेंडमेंट किस किस में होगा। देखो आर्टिकल नंबर 82 तो आप जानते होंगे, ये किससे कंसर्न करता है, कंसर्न विद ड्यूरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। क्या है, पार्लियामेंट की जो ड्यूरेशन है वो उसकी पार्लियामेंट की, उससे कंसर्न करता है आर्टिकल नंबर 82। तो सबसे पहला चेंजेस चाहिए हमें आर्टिकल नंबर 82 के अंदर। क्लियर। दूसरा चेंजेस है आर्टिकल नंबर 172। क्या कहता है 172, ये कंसर्न करता है विद द ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आर्टिकल नंबर 172 में भी चेंजेस चाहिए। इसी के साथ आर्टिकल नंबर 324A जो कि पंचायत से रिलेटेड है, उसमें भी हमें चेंजेस चाहिए, वो स्टेट चेंजेस लाएगी। देन आफ्टर एक और आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 325, इसमें भी चेंजेस चाहिए। अब आर्टिकल 325 क्या कहता है कि हमें इसमें चेंजेस क्या चाहिए कि हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर देनी पड़ेगी कि वो सेम इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करे फॉर दी सेंटर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और दी म्यूनसिपालिटी और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अगर सेम इलेक्टोरल रोल होगा हमारे पास, अगर तीनों इलेक्शन कराने के लिए सेम डेट पर हम पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास सेम इलेक्टोरल होगा, तो ये पॉसिबल हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, कितने सारे चेंजेस चाहिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहले हमें आर्टिकल नंबर 82 में चेंजेस चाहिए जो कि कंसर्न करता है विद द ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट। देन आफ्टर हमें आर्टिकल नंबर 172 में चेंजेस चाहिए जो कि कंसर्न करता है विद द ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। देन आफ्टर हमें चेंजेस चाहिए आर्टिकल नंबर 324A में जो कि ड्यूरेशन कंसर्न करता है विद द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और देन आफ्टर आर्टिकल नंबर 325 जो कि पावर देगा इलेक्शन कमीशन को टू प्रिपेयर द इलेक्टोरल रोल फॉर इलेक्शन ऑफ द सेंटर एज वेल एज लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्लियर। चलते अपन आगे। देखो आगे क्या है, हाई पावर कमेटी। मैंने आपको जैसे बताया कि मोदी साहब ने 2023 में एक कमेटी सेटअप करी। क्या करी, 2023 में एक कमेटी सेटअप करी फॉर स्टडी फॉर द रिव्यू और द प्रपोज द ड्राफ्ट फॉर कंडक्ट द साइमल्टेनियसली इलेक्शन इन इंडिया। और इसको हेड किसको बनाया, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी को। और इसमें कई सारे मेंबर थे, मैं बता देता हूं कौन कौन। अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर थे, अर्जुन राम मेघवाल ये थे यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ, अधीर रंजन चौधरी ये पार्लियामेंट और जो अपोजिशन पार्टी में है, अपोजिशन पार्टी के भी मेंबर भी इसमें इंक्लूड किए गए। देन आफ्टर गुलाम नबी आज़ाद आप जानते हो अपोजिशन, NK सिंह 15th फाइनेंस कमीशन के हेड चेयरमैन। देन आफ्टर डॉक्टर सुभाष कश्यप ये थे फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ
लोकसभा, क्या है, लोकसभा। वो रेड रेड हो गया है तो दिख नहीं रहा है, क्लियर। हरीश सिल्वी ये सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट, इनको मेंबर बनाया और हेड किसको बनाया, रामनाथ कोविंद जी को, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, क्लियर। तो ये 2023 में एक कमेटी सेटअप करी गई अंडर हेडशिप ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद, और जिसमें कई सारे मेंबर बनाए गए, अधीर रंजन चौधरी, अमित शाह जी और कई सारे मेंबर, मैंने आप जैसा आपको बता दिया है, क्लियर। अब इस रिपोर्ट, जो कि रिपोर्ट आई मार्च 2024 में, गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट कर दी, व्हाट आई मींस प्रेसिडेंट को हैंड ओवर कर दी मार्च 2024 में, मार्च 2024 में गवर्नमेंट को रिपोर्ट हैंड ओवर कर दी, क्लियर। अब अपन आगे समझेंगे, जैसे कि क्या क्या रिकमेंडेशन दिए हाई पावर कमेटी ने, कि देखो इलेक्शन जो होगा वो 2 फेज में कराया जाएगा, क्या कराया जाएगा, 2 फेज में कराया जाएगा। पहले फेज में इलेक्शन जो होगा वो होगा लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, जो पहला फेज होगा वो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का साइमल्टेनियसली इलेक्शन होगा। देन आफ्टर, इसके इलेक्शन के बाद 100 डेज के अंदर म्युनिसिपैलिटी और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इलेक्शन हो जाएगा। इंडिया में फर्स्ट फेज में होगा लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, फर्स्ट फेज में इलेक्शन किया जाएगा। सेकंड फेज में फिर 100 डेज के अंदर, इसका रिकमेंडेशन है 100 डेज के अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो कि म्युनिसिपैलिटी है, पंचायत है, उसका इलेक्शन कंडक्ट करा दिया जाएगा, क्लियर। और इसी के साथ 1 नेशन और 1 इलेक्शन किस पर, 2 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पर वी कैन से पार्लियामेंट पास करेगी, क्लियर। वी नीड अ वाइड एग्रीमेंट ओवर रेंज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, कई सारी पॉलिटिकल पार्टी का कंसेंसस चाहिए। आप जानते हो कि कई सारी अपोजिशन पार्टी इसका ऑब्जेक्शन उठा रही हैं, क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन आ गया तो कई सारी स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो डिसॉल्व भी हो सकती है। उनके मन में डर है कि हमारी स्टेट की गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाएगी। पर मैं आपको, इन्होंने इतना अच्छा रिकमेंडेशन दिया है कि यार मैं बड़ा खुश हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि यार इतना दिमाग कहाँ से आ जाता है। वी कैन से इतना अच्छा रिकमेंडेशन है कि ना स्टेट को लॉस होगा ना सेंटर को लॉस हो रहा है। आप देखिए कितना इजीली रिकमेंडेशन दिए हैं, क्लियर। और इसी के साथ जो हाफ ऑफ स्टेट को भी रेटिफाई करना पड़ेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आएंगे, जैसे मैंने बताया कि आर्टिकल नंबर 82, आर्टिकल नंबर 172, आर्टिकल नंबर 324 एंड आर्टिकल नंबर 325, क्लियर, याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट। देखो दोस्तों, व्हाट चेंजेस विल बी नीडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले क्या चेंजेस चाहिए कि मेजोरिटी जो क्या है, आर्टिकल नंबर 368, आप जानते हो कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चाहिए तो हमें सबसे पहले स्पेशल मेजोरिटी के साथ कोई भी बिल पास करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हमेशा स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है अंडर आर्टिकल नंबर 368। और आर्टिकल नंबर 368 क्या कहता है, उसमें 2-3 कंडीशन है, आपको याद रखना पड़ेगा। पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल सेपरेटली पास होता है दोनों हाउस में, मींस लोकसभा सेपरेट पास करेगी और राज्यसभा सेपरेट पास करेगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि जितने भी टोटल मेंबरशिप है, जो भी लोकसभा या राज्यसभा की टोटल मेंबरशिप है, उसका 50% ऑफ द मेंबरशिप इसको फेवर में रहना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है। पहला कंडीशन क्या है कि टोटल मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा और द राज्यसभा, उसकी 50% ऑफ द मेंबरशिप इन द फेवर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन क्या है कि जितने भी मेंबर प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं, उसका 2/3 ऑफ द मेंबर इन द फेवर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल नंबर 368 का क्या कंडीशन है। पहली कंडीशन मैं फिर से बता देता हूं कि पहली कंडीशन है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास होगा वो सेपरेटली लोकसभा और राज्यसभा पास होना चाहिए। देन आफ्टर, इसके बाद एक और कंडीशन है कि जो टोटल मेंबर होंगे लोकसभा के और राज्यसभा के, उसका 50% फेवर में ना होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। और जो थर्ड कंडीशन है कि जितने भी मेंबर लोकसभा के राज्यसभा के प्रेजेंट और वोट करेंगे, उसमें से 2/3 की मेजोरिटी चाहिए इन द फेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। क्लियर, आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल नंबर 368 क्या कहता है, स्पेशल मेजोरिटी से हमें पास करना पड़ेगा। और उसके साथ आपको 50% ऑफ द स्टेट इन इंडिया रेटिफाई दिस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। क्लियर, चलते अपन आगे है व्हाट चेंजेस विल बी नीडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो दोस्तों, इन्होंने बोला है
कि जैसे मान लीजिए, अब ये समझना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरी कहानी जो रिवॉल्व कर रही है इसी पर रिवॉल्व कर रही है। ये रिकमेंडेशन सुनना, देखो क्या बोला है इन्होंने कि जैसे मान लीजिए अभी इलेक्शन हुए थे 2024 में, लोकसभा के इलेक्शन हुए थे 2024 में, और आप जानते हो कि अभी स्टेट को अगर डिसॉल्व कर दिया जाएगा तो कई सारा प्रोटेस्ट हो जाएगा, कई सारी पार्टी प्रोटेस्ट कर देंगी, जो अपोजिशन पार्टी हैं, इवन जो सेंटर में पार्टी हैं और स्टेट में सेम पार्टी हैं वो भी अपोजिशन कर देंगी, क्योंकि यार गलत है, ये इतनी जल्दी डिसॉल्व नहीं करा जाएगा। इन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि मान लीजिए 2029 में हमें साइमल्टेनियसली इलेक्शन बिल पास करना है, क्लियर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक प्रेसिडेंट जो कि द्रौपदी मुर्मू मैम है 2029 में भी, मान लीजिए कि वो एक नोटिफिकेशन निकालेंगी। कब निकालेंगी, जब 2029 में जो नई लोकसभा होगी उसकी जो फर्स्ट मीटिंग होगी तो उसमें एक नोटिफिकेशन निकाला जाएगा बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्लियर। तो उस नोटिफिकेशन को बोला जाएगा अपॉइंटेड डेट, क्या बोला जाएगा, वी कैन से अपॉइंटेड डेट, क्या बोला जाएगा, अपॉइंटेड डेट। जिस दिन नोटिफिकेशन निकला जाएगा उस दिन को बोला जाएगा अपॉइंटेड डेट, क्लियर। अब आप समझ गए। अब इसके बाद कोई भी स्टेट में इलेक्शन होता है, मान लीजिए किसी भी स्टेट में इलेक्शन होता है, ये नोटिफिकेशन निकालने के बाद चाहे वो 1 साल में हो चाहे 2 साल में हो, उसको 2034 में डिसॉल्व कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, डिसॉल्व कर दिया जाएगा। अब कैसे, अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं बताता हूं। देखो मान लीजिए 2029 में नोटिफिकेशन आया, क्या नोटिफिकेशन आया कि हमें साइमल्टेनियसली इलेक्शन कराना है, और ये कब होगा, जब नई लोकसभा बनेगी और उसकी फर्स्ट मीटिंग होगी तो प्रेसिडेंट निकालेगा नोटिफिकेशन, क्लियर। प्रेसिडेंट ने नोटिफिकेशन निकाल दिया और इस नोटिफिकेशन को हम बोलेंगे अपॉइंटेड डेट, क्या बोलेंगे, जिस दिन नोटिफिकेशन निकलेगा उसको बोलेंगे हम अपॉइंटेड डेट। अब मान लीजिए इसके 2 साल बाद, 2 ईयर बाद या 1 ईयर बाद या 3 ईयर बाद किसी स्टेट में इलेक्शन है, स्टेट में इलेक्शन है, और इस इलेक्शन के बाद आपको मालूम है कि अब लोकसभा के इलेक्शन कब होंगे, 2034 में, क्योंकि 2029 में इलेक्शन हो चुके हैं, अब 5 साल बाद होंगे 2034 में। तो ये जो है ये 1 साल बाद हुई है, या फिर 2030 में हुई है, या फिर 2031 में हुई है, या फिर 2033 में हुई है, तो अब ये डिसॉल्व हो जाएगी स्टेट 2034 में। देन आफ्टर साइमल्टेनियसली फिर से इलेक्शन होगा, समझ गए। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने एग्जाम्पल समझा दिया कि कैसे काम चलेगा, क्लियर। क्या होगा कि नोटिफिकेशन निकाला जाएगा और उसको बोलेंगे अपॉइंटेड डेट। अब इसके बाद स्टेट में कभी भी इलेक्शन होता है, या 2 साल बाद होता है या 3 साल बाद होता है, पर वो डिसॉल्व हो जाएगी 2034 में, क्लियर। इतना समझ में आ गया। अब देखो दोस्तों, अब एक और कंडीशन है इसमें, क्या कंडीशन है कि मान लीजिए क्या हुआ कि लोकसभा, यही मैं बताता हूं, लोकसभा डिसॉल्व हो गई, लोकसभा मान लीजिए 2031 में डिसॉल्व हो गई, मान लीजिए नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, उनको मेजोरिटी नहीं मिली तो लोकसभा डिसॉल्व हो गई, या फिर कोई स्टेट डिसॉल्व हो गई, मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई पार्टी। तो दोस्तों क्या होगा कि यहां पर इलेक्शन तो कराए जाएंगे, जिसको बोलेंगे मिड टर्म इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन, क्या बोला जाएगा, मिड टर्म इलेक्शन, बीच में मिड टर्म इलेक्शन कराए जाएंगे। अब ये गवर्नमेंट कितने साल तक रहेगी, ये गवर्नमेंट सिर्फ ओनली 2034 तक ही रहेगी। क्या दोस्तों, क्योंकि मालूम है आपको 2034 में फिर से साइमल्टेनियसली इलेक्शन है, तो ये गवर्नमेंट सिर्फ ओनली 2034 तक ही रहेगी। ये याद रखना, ये इनका रिकमेंडेशन है, चाहे वो 2 साल बचे, चाहे 3 साल बचे, चाहे 4 साल बचे, चाहे 4.5 साल बचे, वो सिर्फ ओनली उस टर्म के लगेगी। और जो मिड टर्म इलेक्शन और साइमल्टेनियसली इलेक्शन का पीरियड होगा उसको बोलेंगे हम अनएक्सपायर्ड पीरियड, क्या बोलेंगे, अनएक्सपायर्ड पीरियड। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि क्या क्या रिकमेंडेशन है रामनाथ कोविंद जी के
और आप पूरी तरह क्लियर हो गया होगा, मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। क्लियर, चलते अपन आगे। अब दोस्तों क्या है, मैंने ये बता ही दिया कि अगर कोई टर्म खाली हो जाता है यदि, ठीक है, और अनएक्सपायर्ड टर्म जो बताया ना मैंने, अनएक्सपायर्ड पीरियड और अनएक्सपायर्ड टर्म बोला जाएगा, जो कि मिड टर्म इलेक्शन और जो साइमल्टेनियसली इलेक्शन का पीरियड होगा बीच का, उसको बोला जाएगा अनएक्सपायर्ड टर्म। तो आप पूरी तरह समझ गए, चलते अपन आगे। और क्या है दोस्तों कि देखो, मान लो मैंने स्टेट का भी बता दिया, साइमल्टेनियस इलेक्शन कैसे करे जाएंगे, सब कुछ ये बता चुका हूं मैं, ठीक है। और एक और रिकमेंडेशन दिया है, उन्होंने बोला है कि जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन को पावर दी जाए कि वो इलेक्ट्रोल रोल बनाए फॉर साइमल्टेनियसली लोकसभा, म्युनिसिपालिटी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, तीनों के लिए एक ही इलेक्ट्रोल रोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, देखो आप जानते हो कि म्युनिसिपालिटी के जब वो इलेक्शन होते हैं तो अलग उन पर लिस्ट होती है वोटरों की, और जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो अलग लिस्ट आती है वोटरों की, और जब स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के इलेक्शन होते हैं तो उनके पास अलग लिस्ट होती है। बट इलेक्शन कमीशन को इसके अंदर रिकमेंडेशन दिया है कि इलेक्शन कमीशन को पावर दी जाए कि वो एक ही इलेक्ट्रोल रोल बनाए फॉर म्युनिसिपालिटी, फॉर दी लोकसभा और फॉर दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। ये इनके रिकमेंडेशन है। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि क्या रिकमेंडेशन है, कैसे इंडिया में साइमल्टेनियस इलेक्शन कराया जाएगा। क्लियर, चलते अपन आगे। देखो अब हम समझेंगे प्रॉस क्या है दोस्तों। अब हम समझेंगे कि जो साइमल्टेनियस इलेक्शन हो रहा है इसके बेनिफिट क्या है, इसके एडवांटेज क्या है। तो दोस्तों आप जानते हो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, ये आचार संहिता तो आप जानते होंगे हिंदी में, जब इलेक्शन होता है इलेक्शन से पहले आचार संहिता लग जाती है, और आचार संहिता में कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट डेवलपमेंट नहीं कर सकती। क्लियर, ना ही प्रचार कर सकती है ना ही डेवलपमेंट कर सकती है। तो उससे क्या होता है कि बार बार अगर इलेक्शन होगा यूनियन में या फिर स्टेट में, तो उससे क्या होगा कि बार बार कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, उससे क्या होगा, डेवलपमेंट रुक जाएगा। क्लियर, तो आप देखिए रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन क्या है। सबसे पहला कि आप जानते हो कि इलेक्शन कराने में कितना पैसा खर्च होता है, और इससे क्या होगा कि अगर एक बार इलेक्शन हो जाएगा तो क्या है, पैसा कम खर्च होगा कि एक ही बार पूरे इंडिया में इलेक्शन हो गया। क्लियर, तो पहला पॉजिटिव पॉइंट। और क्या है, इट इज़ द बर्डन ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिक्योरिटी फोर्स। आप जानते हो कि हर स्टेट में इलेक्शन होते हैं तो हर जगह सिक्योरिटी फोर्स जाती है, टीचर लोग काम करते हैं, टीचरों की ड्यूटी लगती है, तो उसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसका कितना लॉस होता है और सिक्योरिटी फोर्स जाने का कितना लॉस होता है। तो इसके कई सारे फायदे हैं। दूसरा है गवर्नेंस। आप जानते हो कि गवर्नेंस पर कितना लॉस होता है, डेवलपमेंट नहीं होता है कंट्री के अंदर, और इससे क्या होगा, साइमल्टेनियस इलेक्शन होंगे तो वोट शेयर बढ़ जाएगा। क्या होगा कि देखो कई सारे लोग बाग आलस खा जाते हैं कि यार बार बार वोट देने जाना है, म्युनिसिपालिटी का अलग देना है, लेजिस्लेटिव असेंबली का अलग देना है, फिर लोकसभा का अलग देना है। इससे अच्छा है अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा तो आदमी एक ही बार जाएगा और एक बार वोट देके जाएगा पूरा लोकसभा को, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। तो उसका क्या है, वोट शेयर बढ़ जाएगा। तो इसके जो कई सारे एडवांटेज हैं। अब हम समझेंगे डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज क्या है कि सबसे पहले तो आपको क्या, कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, लीगल फ्रेमवर्क, लीगल लॉ में भी चेंज करना पड़ेगा। देखो आपको मैंने बताया था कि कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चाहिए, जैसे हमें नया कॉन्स्टिट्यूशन निकालना पड़ेगा जो कि 82A नया कॉन्स्टिट्यूशन पास करना पड़ेगा। मैंने ये बताया नहीं है, शायद भूल गया मैं आपको। 82 आर्टिकल नंबर 82A ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट निकालना पड़ेगा। जब नोटिफिकेशन निकालेंगे प्रेसिडेंट, इसी के साथ एक बिल पास होगा, एक आर्टिकल ऐड होगा, आर्टिकल नंबर 82A। अब 82 क्या है, मैंने बताया था कि ये कंसर्न करता है विद द ड्यूरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का ड्यूरेशन से कंसर्न करता है, और ए ऐड हो जाएगा तो वो साइमल्टेनियस इलेक्शन ड्यूरेशन में चेंजेस की जाएंगे। ठीक है, तो देखो आपको मालूम है कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चाहिए, और रीजनल इशू आप जानते हो कि रीजनल पार्टी कई सारी हैं, जैसे डीएमके हैं, कम्युनिस्ट पार्टी है केरला में, और जो वेस्ट बंगाल की हैं ममता बनर्जी मैम, उनकी पार्टी है, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस, और कई सारी पार्टी हैं, जैसे तेलुगु देशम पार्टी हैं। तो ये पार्टियां जीत क्यों रही हैं, ये पार्टी जीत रही है क्योंकि ये रीजनल इशू को उजागर करती हैं, जो रीजनल इशू होते हैं स्टेट के अंदर उसको प्रमोट करती हैं।
और अगर साइमल्टेनियसली इलेक्शन होता है तो रीजनल इशू को ओवरशैडो कर दिया जाएगा नेशनल इशू से, फिर नेशनल इशू पर ज़्यादा फोकस करा जाएगा रेदर देन रीजनल इशू। समझ गए? दूसरा ड्रॉबैक ये है। तीसरा क्या है कि कई सारी पार्टी से एग्रीमेंट करना पड़ेगा, और आपको मालूम है कि कई सारी पार्टी है ना राजी नहीं होंगी साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए, अगर हो जाती है तो बेनिफिट है इसका। और दूसरा क्या है नेक्स्ट, हैंडलिंग अर्ली डिसोल्यूशन। देखो आप जानते हो कि कई सारी स्टेट का जल्दी डिसोल्यूशन हो जाएगा साइमल्टेनियस इलेक्शन कराना है तो, और रीजनल पार्टी के जितने भी इशू हैं कंसर्न है वो ओवरशैडो हो जाएंगे। क्लियर? और इसके लिए गवर्नमेंट को, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसे कई सारी ईवीएम खरीदना पड़ेगा। आपको मालूम है अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होता है तो कितनी ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी, ये भी सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। क्लियर? तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या है और हमें कौन कौन से चेंजेस करने पड़ेंगे साइमल्टेनियस इलेक्शन प्रपोज करने के लिए इंडिया में, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, और जो हाई लेवल कमेटी सेटअप करी गई थी हेडेड बाय रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन हैं, जिसमें कई सारे मेंबर थे, अमित शाह जी, अधीर रंजन चौधरी जी, गुलाम नबी आज़ाद जी, ये कई सारे मेंबर थे। क्लियर? तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे। इसी के साथ ये लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।